बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू भक्कर एजुकेशन अकेडमी। दिस इज़ नईम कुरैशी। लेक्चर एजुकेशन हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए हमने जो एजुकेशनल पर्सोना की सीरीज़ शुरू की हुई है, आज उसका लेक्चर नंबर 12 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक एजुकेशनल साइकोलॉजी के पार्ट 3 के साथ है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 11 तक साइकोलॉजी के 108 सवालात को हल कर चुके हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम 109 से फर्दर सवालात को हल करेंगे। शुरू में मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप एजुकेशनल पर्सोना की पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं और इसके तमाम तरह कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ और इसको अच्छी लिसनिंग के साथ कवर कर लेते हैं, कि आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तरह एजुकेशन के एरियाज़ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ जाएगी। और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन जो है दैट इज़ हाईली वेरी मच क्रूशल। आपने ना सिर्फ इसको लिसनिंग करनी है बल्कि साइड बाय साइड जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जा रही होती है बहुत ही ब्रीफ अंदाज में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा जो है उसके बारे में दाएं बाएं ना जाना पड़े, तो उनको आप नोट कर लिया करें ताकि आपको वो फर्दर हेल्पफुल हो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 109 के साथ। जी, क्वेश्चन नंबर 109, द स्टाइल इन विच द स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब टीचर पढ़ा रहा होता है उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। द स्टाइल वो वाला स्टाइल इन विच द स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। टीचर पढ़ाएगा लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है। अब आपको पता है एक एक्टिव लर्निंग होती है, एक पैसिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग क्या होगी? जिसमें बच्चे खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें बच्चे खुद जो है वो दिलचस्पी भी ले, साथ में खुद पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेशन होगी, चाइल्ड पार्टिसिपेशन होगी। लेकिन जहाँ पे चाइल्ड पार्टिसिपेशन नहीं हो रही तो उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव लर्निंग। ठीक हो गया। तो इसका जवाब होगा क्या जी? पैसिव लर्निंग। ठीक हो गया। तो क्यों? क्योंकि बच्चों को इंस्ट्रक्शंस में शामिल नहीं किया गया। 110 नंबर सवाल है, द एक्विजिशन ऑफ वर्बल बिहेवियर इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे 109 नंबर सवाल में आपको 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस नजर आ रही हैं, पैसिव, वर्बल, मोटर और कंसेप्ट। ये चारों इसी सीक्वेंस में आपके सामने नजर आएंगे। ठीक है। 110 में एक्विजिशन, तहसील करना, हासिल करना, ऑफ वर्बल बिहेवियर इज कॉल्ड। अब देखिए वर्बल यानी कि लैंग्वेज के ज़रिए हम बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे तो हमारी कौन सी लर्निंग होगी? वर्बल लर्निंग होगी। ठीक है। द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स लाइक स्विमिंग, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग ए कार। अब देखिए जब आप स्विमिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स है वो इस्तेमाल हो रही है, आपकी हरकत और सकनात का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो इस किस्म की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होती है? जब हमारी बॉडी मूवमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। हम ड्राइव कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो हमारी फिजिकल जो मोटर स्किल्स है उनके साथ होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोटर लर्निंग कहेंगे। अच्छा, द मेंटल इमेज डिनोट्स अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द पर्सन। देखिए मेंटल इमेज क्या होता है? आपने किसी चीज़ के बारे में अपना एक रूल बनाया, ठीक है, कंसेप्ट क्रिएट किया, रूल बनाया। अब रूल क्या होता है? रूल हमेशा वही होता है, याद रखिएगा, जिसको जनरलाइज किया जा सकता है, और इसका ताल्लुक हमेशा किसके साथ होता है? कॉन्सेप्ट के साथ होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? एक रूल है। और रूल या कॉन्सेप्ट वो होता है हमेशा जिसका अमूमी तौर पर इतलाक किया जा सकता है, यानी कि उसको हम डिफरेंट अदर सिचुएशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। तो जब वो चीज़ जनरलाइजेशन के लेवल तक पहुंचती है, वो एक कंसेप्ट बन चुका होता है, एक रूल बन चुका होता है, एक प्रिंसिपल बन चुका होता है। तो इस किस्म की लर्निंग को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक हो गया। अ स्टाइल ऑफ लर्निंग इन विच द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इससे पहले 109 नंबर सवाल हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। जब नॉट इन्वॉल्व था तो वो क्या था? पैसिव लर्निंग थी। अब यहाँ पे बच्चों को क्या किया जा रहा है? बच्चों की पार्टिसिपेशन हो रही है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। तो इस किस्म की लर्निंग क्या होगी? एक्टिव लर्निंग होगी। ठीक हो गया। अ स्टाइल ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट है उनकी। ठीक है। तो ये एक्टिव लर्निंग होगी। द लर्निंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में से क्या मुराद है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रूल। कॉन्सेप्ट हमेशा वो होता है जो आइडिया बन जाता है, जो रूल बन जाता है, जो प्रिंसिपल बन जाता है, और इसका हमेशा ताल्लुक जनरलाइजेशन के साथ, अमूमी इतलाक के साथ होता है। जबकि जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो एक ओवरऑल मेंटल प्रोसेस है, इसमें आपकी तमाम तर ज़हनी सलाहियतें आ जाती हैं।
जिसमें आपकी इमेजिनेशन हो गई, थिंकिंग हो गई, परसेप्शन हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, सारे यानी कि वो तमाम तरह आपके जहनी इस्तेदादात जब इस्तेमाल हो रही होती है, वो उनका ताल्लुक किसके साथ होता है, आपकी कॉग्निशन के साथ होता है। ठीक है, अब द लर्निंग रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि हमने कुछ सीखा, अब हमें वैसे मसला दरपेश है, तो हमारे जहन में उस मसले के हल के लिए कुछ न कुछ मालूमात हैं, हम उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या करेंगे, हमारे जहन में उस मसले से हल के हवाले से एक सेट मौजूद है, नई सिचुएशन जब उससे हमें मिलती है तो हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे और उसको उस मसले को जो है वो हल करेंगे। तो जब मसला हल हो रहा होता है तो हम किसकी तरफ रश करते हैं, जहनी तौर पर उस सोच की तरफ दौड़ते हैं कि इससे मुतल्लिका पहले भी मसला हमने कोई हल किया है, वो ऐसे हल किया था। तो उसके लिए हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इट इज़ द लर्निंग 115 सिचुएशन इन विच द लर्निंग इज प्रेजेंटेड विद द लर्निंग मटीरियल। सीरियल लर्निंग, लर्निंग को लर्निंग मटीरियल के साथ, यानी कि हम ऐसे नहीं है कि टीचर आएगा वो पढ़ाना शुरू कर देगा लेक्चर मेथड की तरह, या स्टूडेंट्स हैं तो वो सिर्फ एक्टिविटी नहीं, बल्कि जिस किस्म का आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिस किस्म की चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर को पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को छोटे और बड़े ब्लॉक देंगे। ठीक है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, उसमें आप वो मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे जो उस लर्निंग को सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीरियल लर्निंग। 116 है, लर्निंग टास्क्स आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट दे मे बी लर्नड बाय द रीजन ऑफ द एसोसिएशन। अब देखिए, थोड़ा सा ना अपनी वोकैबुलरी पे काम करें। चीज़ों को मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता रहता हूँ, जब से भी आप बकर एजुकेशन अकेडमी को फॉलो कर रहे हैं, आपने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी, कीवर्ड, कि स्टेटमेंट में कुछ ऐसा हिंट मौजूद है जो आंसर में भी आपको टच कर रहा है, टच दे रहा है। ठीक है, एसोसिएशन कहते हैं चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, चीज़ों को जोड़ना। अब यहाँ इससे स्टेटमेंट से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात लर्निंग ऐसी होती है, हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के समझते हैं। एक चीज़ का कंसेप्ट, यानी कि ये भी एक स्टिमुलस है कि हम जब एक चीज़ का जहन में आता है तो उससे मुतल्लिका दूसरी चीज़ भी खुद ब खुद जहन में आ जाती है। इसको कहते हैं एसोसिएशन, पेयर्ड एसोसिएशन। दो चीज़ें बाहमी इश्तराक के साथ एक दूसरे को याद दहानी में मददगार साबित होती है। एक चीज़ का जहन में आना दूसरी चीज़ को खुद ब खुद स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं पेयर्ड एसोसिएशन। दूसरे दो चीज़ें बाहमी इश्तराक के साथ जब बार बार यूज़ होती हैं तो उनमें से एक चीज़ का जो याद दहानी है, जो नाम है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो दूसरे को ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं पेयर्ड एसोसिएशन। उसके बाद जी क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, बहुत मशहूर थेरी है। ठीक है, लर्निंग थेरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियरिस्ट अप्रोच है और इसको पेश किया था आइवन पावलोव ने। ठीक है, ही वाज अ सोवियत रशियन, और आगे लिखा हुआ है आइवन पावलोव हुज पीरियड वाज 1849 टू 1936 रशियन थे। ठीक है, पावलोव जो थे वो रशियन थे और उन्होंने जो थेरी पेश की थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग की थी। साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा रिपीटेड आने वाले सवालों में से ये दो सवाल हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने पेश की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने पेश की थी। ठीक है, अच्छा जी, 118 है जी, हो गया। 119 से व्हेन टू थिंग्स अकर टुगेदर, व्हेन टू थिंग्स अकर टुगेदर द अपीयरेंस ऑफ द वन विल ब्रिंग द अदर इन माइंड। यही इसी को पेयरिंग कहते हैं और बिहेवियरिस्ट इस अमल को कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कि देखिए स्टेटमेंट को समझे, व्हेन टू थिंग्स अकर टुगेदर द अपीयरेंस ऑफ वन विल ब्रिंग टू द अदर इन माइंड। जिस तरह फर्ज करें क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हुआ, पावलोव ने डॉग पर काम किया तो बेल को जब पेयर किया, पेयर का मतलब क्या होता है, मुतवातिर उसका कंटिन्यूसली जोड़ कर इस्तेमाल करना। तो कंटिन्यूसली जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दो चीज़ें जोड़ कर एक एनिमल को, एक ऑब्जेक्ट को पेश की गई, अब एक चीज़ दूसरी को खुद ब खुद जहन में ले आती। व्हेन टू थिंग्स अकर टुगेदर द अपीयरेंस ऑफ वन, अब जब बेल भी बजती है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए उसके कुत्ते के जहन में जो है वो, डॉग के जहन में जो है वो फूड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ दूसरे को स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है, इस अमल को बिहेवियरिज्म में कंडीशनिंग का अमल कहा जाता है। ठीक है, पेयरिंग एक प्रोसेस है जब एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दो चीज़ों को इकट्ठे जो है वो यूज़ किया जाता है, फिर एक चीज़ दूसरी चीज़ को खुद ब खुद जहन में जो है वो प्रोवोक करती है। उसके बाद है जी 120, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय B.F. स्किनर।
फेमस सवाल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आने वाले सवालों में से। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बी.एफ. स्किनर ने पेश की थी, और बी.एफ. स्किनर का ताल्लुक जो था वो यूएसए के साथ था, यानी कि अमेरिका के साथ। अच्छा जी, आने वाले कुछ सवालात में मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करूंगा कि बी.एफ. स्किनर की थ्योरी में और ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या फ़र्क है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जी, क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों के टॉपिक्स पर मेरी फुल जो लेक्चर्स हैं वो दस्तियाब हैं। आप वीडियोस को एक्सप्लोर करके यहाँ इन दोनों कंप्लीट लेक्चर्स को लाजमी सुनिएगा जी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। ब्रूनर आ यूएसए साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ। अब देखिए, जो ब्रूनर था उसने डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी पेश की। डिस्कवरी लर्निंग एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है वो नॉलेज को खुद एक्सप्लोर करता है, ठीक है। अब ब्रूनर के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन मजीद भी मैं आपको बता दूं कि ब्रूनर वाज कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है कि हम नॉलेज को खुद डेवलप करते हैं, ठीक है। इसी वजह से तो वो डिस्कवरी लर्निंग है ना, क्योंकि हम बच्चे जो है वो खुद जाके सीखेंगे, खुद डिस्कवर करेंगे, खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसी वजह से इसके अप्रोच को जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहा जाता है। एक और इंतहाई अहम चीज़ भी मैं आपको ब्रूनर के हवाले से बताता चलूँ कि ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट दिया था। अब स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्या है, इंशाअल्लाह जब हम पर्सोना में करिकुलम को डिस्कस कर रहे होंगे तो इसको भी इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे कि स्पाइरल करिकुलम वो होता है कि हम कंटिन्यूस रिवीजन और रेपिटिशन के जरिए कंटेंट को कवर करते हैं और उसके बाद नए कंटेंट को ऐड करते हैं। तो इस रिवीजन और रेपिटेशन के नतीजे में हमारी जो वर्टिकल ग्रोथ हो रही होती है, इससे हम क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल करिकुलम जो है वो बेस करता है जो हमारी वर्टिकल ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज की ग्रोथ हो रही होती है, उसका बेस जो होती है वो एक कंटिन्यूस रिवीजन और रेपिटेशन के साथ होते हैं, जिसमें हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं और उसमें फिर नया ऐड करते हैं और फिर उसको फिर रिवाइज करके इस तरह जो एक ऊपर की जानिब जो है वो सफ़र करते हैं, वर्टिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ब्रूनर के बारे से लाजमी इल्म में होनी चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग जहाँ पे भी आए उसमें आपने ब्रूनर को लाजमी मेंशन करना है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रूनर्स थ्योरीज मोटिवेशन, सेकंड स्टेप जो है स्ट्रक्चर है, थर्ड स्टेप जो है वो सीक्वेंस और फोर्थ स्टेप जो है वो रीइंफोर्समेंट है। आप चाहें तो इन चारों सवालों को स्किप भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने अहम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी बेंडोरा, एल्बर्ट बेंडोरा प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। अब बेंडोरा जो था उसने सोशल लर्निंग की थ्योरी पेश की कि बच्चे जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं। अब उसने एक बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या हुआ था कि बच्चों को एक मूवी दिखाई गई है, उसमें कुछ कार्टून हैं, वो एक टेडी बियर को जो है वो कभी मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्हीं बच्चों को उन्हीं के रूम्स में अलग अलग जब भेजा गया, उनको जब टेडी बियर्स दिए गए तो वो भी उन्हीं को वैसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जिस तरह उन्होंने वहाँ पर देखा था। इन्होंने कंसेप्ट दिया था किस चीज़ का, लर्निंग बाय इमिटेशन का, नक्काली, कॉपी करना, जैसा हम दूसरों को करते देखते हैं, ठीक है। दो तीन और कॉन्सेप्ट भी हैं, इन एक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, ये अलग चीज़ें चलें, ठीक है। बहरहाल जितना जानना ज़रूरी है वो ये है क्या कि इमिटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहते हैं बेंडोरा की थ्योरी को, जैसा हम दूसरों को करते देखते, जितने भी हमारे सोशल ट्रेंड्स हैं, आप ये मार्केटिंग देख रहे होते हैं या मलबूसात देख रहे होते हैं या बहुत सारी प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, ठीक है, इनका ताल्लुक भी इमिटेशन के साथ होते हैं। जो हमें ऐड नज़र आ रहे होते हैं, हम लोगों को देखते हैं, पहनावे देखते हैं, वैसा हम खुद भी पहनते हैं, जैसा करते देखते हैं वैसा खुद भी करते हैं, ठीक है, ये एक इमिटेशन है। तो इसी तरह इनको लर्निंग बाय इमिटेशन कहते हैं, लर्निंग बाय मॉडलिंग भी कहते हैं। ये मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट, मॉडलिंग भी यही होती है कि हम जैसे दूसरों को चलता करता देखते हैं, उनके काम देखते हैं, हम वैसा उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, इमिटेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, या किसका कॉन्सेप्ट हो गया, सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, या बोबो डोल एक्सपेरिमेंट हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इनका ताल्लुक बेंडोरा के साथ है, सोशल लर्निंग की थ्योरी पेश की थी। उसके बाद जी बेंडोरा प्रेजेंटेड 4 स्टेप्स ऑफ इन हिज थ्योरी। पहले क्या होता है, अटेंडिंग, दूसरे में क्या होता है, दूसरा स्टेप जो है रिमेंबरिंग हो गया, तीसरे नंबर पर है जी कन्वर्टिंग मेमोरी इनटू एक्शन, यानी कि तीसरा एक्शन हो गया, और चौथे नंबर पर रीइंफोर्समेंट। अब मैं इसको बोबो डोल एक्सपेरिमेंट से रिलेट करता हूँ। देखिए पहला क्या स्टेप है, अटेंडिंग। बच्चों को मूवी दिखाई गई, उन्होंने नोटिस किया, अटेंड किया। हमारे सामने कोई मॉडल होता है, हम उसको पहले देखते हैं। अब हमने जो उसे देखा हम उसको क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाता है, रिमेंबरिंग। बच्चों ने जब कार्टून देखे उनको माइंड में बिठा लिया। अब क्या हुआ, हमें मौका मिलता है शॉपिंग करने का, हमें जाने का, या बच्चों को जब मौका मिला कि उनको टेडी बियर दिए जाए, तो उन्होंने जो देखा पहले नंबर पर उसको सेव किया
और फिर उसको कन्वर्ट किया एक्शन में। ठीक है, बच्चों ने क्या किया, उनको जब टेडी बेयर मिले तो उन्होंने क्या किया, उनको भी वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। हमें मौका मिला, हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली। ठीक है, वट एवर जो भी हो सकता है। अब आखिर पे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। चौथे नंबर पे रीइंफोर्समेंट से ये होता है कि अगर तुम्हारा तजर्बा अच्छा रहा, अगर तो हमारा वो जो हमने देखा वो तो लोगों को देख के किया, अब हमने भी तो किया, तो अगर तो हमें बेहतर लगा, अच्छा लगा, मौजूद लगा, भला लगा, तो हम उसको दोबारा करेंगे। प्लीजिंग इफेक्ट था तो दोबारा करेंगे, अगर नहीं था तो फिर हम उसको तर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट या उसके जो स्टेप्स थे बेंडोरा की थ्योरी के। उसके बाद बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 133। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू एडजस्ट इन द न्यू सिचुएशन और इन्वायरमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यही होती है कि आपकी कितनी इस्तेदाद है, कितनी सलाहियत है कि आप नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। इसकी बातों का तारीफ यूँ भी की जाती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन है वो यही है कि आपने अपने इन्वायरमेंट में अकोमोडेट करने की सलाहियत कितनी पैदा की हुई। लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। अब बहुत सारे लोग इसको ना न्यूक्लियस लिख देते हैं। लाइफ जाइगोट से शुरू होती है। न्यूक्लियस तो हर सेल का हिस्सा होता है, वो लाइफ डिटरमिन नहीं कर। लाइफ जो है, लाइफ इसका जामिन जो है, यानी कि जो लाइफ की जो ग्रोथ है उसका जो एसेंस है वो जाइगोट। ठीक है, तो अभी ये कभी भी आपने इसको न्यूक्लियस के साथ फिक्स नहीं करना। लाइफ जाइगोट से शुरू होती है। ठीक है, हाउ मेनी फैक्टर्स इफेक्ट द ग्रोथ। दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, हेरिडिटिकल फैक्टर, तवारसी खसूसियात, और इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो विरासत से हमें मिली। मिसाल के तौर पर क्या विरासत से मिला है, हमारी हाइट, हमारा कलर, हमारे आइज़ का कलर, हमारे हेयर कलर। ठीक है, वो और स्किन कलर हो गया, और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें क्या कहाँ से मिलती हैं, हमें विरासत से मिलती है, जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ है। माहौल हमें दे सकता है, माहौल हमें डाइट दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स माहौल से भी आते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जो है हमारे ग्रोथ पर असरअंदाज हो रही थी। कौन कौन सी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्टडीड। अब देखें यहाँ पे 136 सवाल नंबर पे ना, अब ये टॉपिक असल में है क्या, ये है जो साइकोलॉजी है, इसमें जो ट्रीटमेंट दी जाती है किसी पर्सन को, उसको ट्रीटमेंट देने के अंदाज डिफरेंट है। एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, डेवलपमेंटल मेथड है, साइको फिजिकल मेथड है, इवन साइको एनालिसिस भी है। ठीक है, तो ये सारे 5-6 मेथड्स हैं जो एक इंडिविजुअल को, जो एक क्लिनिक होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट होती है, उसमें जो एक पेशेंट होता है उसको डिफरेंट अंदाज में जो ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट, कुछ अंदाज वो क्या है, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हम काज एंड इफेक्ट चेक करते हैं उसकी, जो कि ये साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, हम उसके हालात वाक़यात और उसका उस पर इम्पैक्ट चेक करते हैं क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में हम उसकी लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं, उस अमल को, उस बंदे को, उस ऑब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी जो होता है, ठीक है, उसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जिस तरह केस स्टडी होता है। डेवलपमेंटल मेथड में हम ग्रोथ को चेक करते हैं, डेवलपमेंट, यानी कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंसान में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। जिस तरह इंसान की हाइट बढ़ जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी उसके साथ बढ़ जाती हैं, उसके बाद जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। ठीक है, और बाकी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अच्छा, साइको, यहाँ पे साइको फिजिकल होना चाहिए था, यहाँ पे उन्होंने साइको मेंटल लिख दिया है, और अगर साइको मेंटल था तो फिर इसको साइको एनालिसिस लिखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई। साइको फिजिकल में क्या होता है, साइको और फिजिकल। साइको फिजिकल ये होता है, आगे आएगा भी ये सवाल। साइको फिजिकल में ये होता है कि हमारी साइकी को चेक करने के लिए, जिस तरह हमारी क्या है, हमारी डिफरेंट सेंसेस हैं, जिस तरह हेयरिंग की सेंस है, क्या वो प्रॉपर काम कर रही है, क्या हमारी हेयरिंग को माइंड अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या हमारा टच सही काम कर रहा है, ठीक है, क्या हमारे जायके दुरुस्त हैं, क्या हमारा आई साइट ठीक है। तो उसके लिए हम फिर क्या करना पड़ता है, हमें फिजिकल एड्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि चीज़ें, जिस तरह फ़र्ज़ करें एक स्पीकर से आवाज़ आएगी तो मेरी हेयरिंग चेक होगी, इंटेंसिटी चेक होगी, कितनी डेसिबल में इंटेंसिटी के साथ हेयरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी आई साइट है, मेरा माइंड उसको किस हद तक परसीव कर सकता है आई साइट को। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है मैं डिफरेंट ग्लासेस या उसके जो भी होते हैं साइजेस वगैरह, या जो भी उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको व्यू करूँगा कि हाँ भी नज़दीक दूर वगैरह, यानी कि हमारी जो हमारे सेंसरी एबिलिटीज़ है उनको चेक करने के लिए हम डिवाइसेस का, फिजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं साइकोफिजिकल मेथड। आसान सी चीज़ है, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड, अभी मैंने आपको बताया
साइकोफिजिकल मेथड, सेंसरी डिसेबिलिटी, सेंसेस, किसी की दीद कमज़ोर है, आँख नज़र कमज़ोर है, किसी के जायके हैं, किसी का मतलब छूने की हिस्सा है, ठीक है, चखना है, सुनना है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सेंसेस। तो इनको हम फिर डिफरेंट फिजिकल रिसोर्सेज से चेक करते हैं, अदर डिवाइसेस यूज़ करते हैं। पीरियड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाइगोट टू 250 to 300 डेज इज कॉल्ड प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज क्या होता है कि पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाइगोट, यानी कि जब, देखिए अब यहाँ पे आप अंदाज़ लगाएं, लाइफ ज़ाइगोट से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यही ज़ाइगोट ग्रो होकर क्या होता है, एक एनिमल बनेगा, ठीक है। अब एक 9 माह के लगभग जो है बच्चा, अगर इंसान की बात करें तो वो क्या मादर रहम में रहता है, ठीक है। तो उसका जो ज़ाइगोट से लेकर उसके मादर रहम तक जितना भी पीरियड वो गुजारता है उसको प्री नेटल, यानी कि पैदा होने से पहले का पीरियड कहते हैं, प्री नेटल, पहला पीरियड, ठीक है। वो अपनी मादर रहम में गुजारेगा, यानी कि फ्रॉम ज़ाइगोट टू पूरा जितना अरसा अपने माँ के रहम में रहेगा, ठीक है, वालदा के रहम में रहेगा, उसका प्री नेटल पीरियड कहलाता है। अच्छा, अब जब वो पैदा हो जाता है बच्चा तो उसको कहते हैं पोस्ट नेटल, जहाँ पे शायद जिक्र नहीं है उसका, ठीक है, उसको कहते हैं पोस्ट नेटल। अब पोस्ट नेटल क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके सारे पीरियड्स पोस्ट नेटल हैं। पोस्ट नेटल में जो पहला पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स, बच्चे के जो इब्तदाई 14 दिन का पीरियड है, ठीक है, बर्थ टू 2 वीक्स का पीरियड, इसको कहते हैं नियोनेट पीरियड, नया बच्चा, या इसको आप एसोसिएट कर लें, ठीक है, नियोनेट पीरियड। पोस्ट नेटल की ये फेज़ है, ठीक है, कि बच्चा जब पैदा हो गया तो उसके जो पहले 2 वीक्स का पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल होता है, लेकिन 2 वीक्स को हम क्या कहते हैं, नियोनेट पीरियड, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है नियोनेट में, और ये फिर इन्फेंसी का हिस्सा बन जाते हैं, इन्फेंसी हो गई, फिर चाइल्डहुड हो गया, इन्फेंसी 2 साल तक, चाइल्डहुड जो है फिर होती है, उसके बाद एडोलेसेंस होती है, चाइल्डहुड 2 से 12 साल तक, ठीक है, और फिर एडोलेसेंस 13 से 19 साल तक, और एडल्टहुड उससे आगे होती है, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एज और सीनियरिटी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे आप बयान कर सकते हैं इन्फेंसी 0 से 2 साल तक, ठीक है। अच्छा, चाइल्डहुड यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चाइल्डहुड क्या होती है, 2 से 12 साल तक इन्फेंसी, चाइल्डहुड। अब 2 से 12 साल तक का जो एज है ना, ये आप इसको मज़ीद डिवाइड करें, इसको 2 से 12 साल के पीरियड को अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में तकसीम किया जाता है, ठीक है। अच्छा, 2 से 6 तक और 6 से 12 तक ये अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्ड होता है कंसेक्टिवली। अच्छा, उसके बाद हो जाता है क्या, एडोलेसेंस 13 से 19 साल, और एडल्टहुड जो होता है वो 19 से प्लस होता है, ठीक है। अच्छा जी, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स, इसको एडोलेसेंस कहा जाता है, विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि 2 फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट को, ठीक है। कौन कौन से, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब हेरिडिटी कौन सी है, इन्वायरमेंट कौन सी, आपको जहाँ से अंदाजा हो जाएगा। विच इज़ द हेरिडिटी फैक्टर, विरासती खसूसियत कौन सी है। अब यहाँ पे उसने पूछा नॉट द हेरिडिटी फैक्टर, जी आपने ज़रा गौर रखना है। हाइट हेरिडिटिकल है, विरासती खसूसियत है, ठीक है। कलर विरासती खसूसियत है, आई कलर भी विरासती है, लेकिन डाइट इन्वायरमेंटल है। तो जहाँ पे चूंकि उसने नॉट द हेरिडिटिकल फैक्टर पूछा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डाइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड, ये बहुत फेमस और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हमारी जहनी इस्तेदाद, जितनी भी हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम कॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। जो भी सारा प्रोसेस होता है, थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, वटएवर। हुज रोल इज़ इम्पोर्टेंट इन द मॉरल डेवलपमेंट, पेरेंट्स का भी है, टीचर्स का भी है, पीर्स यानी कि दोस्त अहबाब, हम उम्र जो लोग होते हैं, सबका इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स। अब एक चीज़ आपने ज़रा यहाँ पे केयरफुली सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक थियरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। मैं यहाँ आपको फ़र्क बता रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो आपने एक पेज पर 2 हिस्सों में तकसीम करके इजीली लिख लेना है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से क्या मुराद, और इनका क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ कैसे और कितना ताल्लुक है, क्या तरतीब है। देखिए, जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें पहले स्टिमुलस आता है, बाद में रिस्पॉन्स आता है, ये आपने लिख लेना है। क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले क्या आता है, स्टिमुलस आता है, बाद में रिस्पॉन्स आता है। कैसे, क्लासिकल कंडीशनिंग का जब पावलोव ने तजर्बा किया तो पहले बेल बजाई, बाद में डॉग ने स्लाइवेट किया था, ठीक हो गया। पहले बेल बजी, बाद में, पहले आया स्टिमुलस, बाद में डॉग ने स्लाइवेट किया, दैट वाज रिस्पॉन्स। अब दूसरा फर्क लिखे, स्टिमुलस जो कि पहले आ रहा है, रिस्पॉन्स बाद में आ रहा है,
तो लर्नर जो होगा वो क्लासिकल कंडीशनिंग में पैसिव होता है, क्योंकि वो खुद बैठा है, जब तक उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो दो प्रॉपर्टीज आपने यहां पे नोट करनी है कि हमेशा क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस पहले होता है, रिस्पॉन्स बाद में आता है, और इसमें लर्नर जो है वो पैसिव होगा, उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसके नतीजे में वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक हो गया। तो इसका जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा एस आर रिलेशनशिप, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो एस आर रिलेशनशिप कहाँ पे होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग में। ये तीन चीज़ें आप ध्यान में बिठा लेनी, लिख लेनी। क्लियर। अब बात करते हैं किस चीज़ की? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में उलट होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले होता है रिस्पॉन्स, बाद में होता है स्टिमुलस। कैसे? ऑपरेंट कंडीशनिंग का तजर्बा किया किसने? स्किनर ने। ही वॉज अमेरिकन। उसने तजर्बा किया रैट पे। अब मैंने आपको इंडिकेट किया, आप लाजमी जाके देखेंगे दोनों थेरीज। ठीक है। कैट क्या करता है? पहले उसको आके काम करना पड़ता है, वो रैंडम मूवमेंट्स करता है। अब स्किनर चाहता था कि वो लीवर प्रेस करे, तब जाके उसको फूड मिलेगा। तो पहले उसको काम करके देना पड़ता है, वो जो स्किनर की रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। तो पहले रैट क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर। तो जब तक वो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करता तब तक उसको फूड नहीं मिलता। तो पहले वो आके रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तब उसको जाके फूड मिलता है। यानी कि पहले उसने रिस्पॉन्स दिया, बाद में उसको स्टिमुलस मिला, रीइंफोर्समेंट होगी और बाद में उसको दोबारा करेगा। तो क्या होगा? स्किनर की थ्योरी में जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में, इसमें सबसे पहले क्या आता है? रिस्पॉन्स। उसके बाद जो है वो होता है, उसको फूड मिलता है और वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है। तो यहां पे जो उसका ताल्लुक बनेगा वो क्या बनेगा? आर एस। ठीक है। अब तीसरी चीज जो आपने ऐड करनी है वो ये है कि यहां ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्नर जो है वो एक्टिव है। क्यों? देखें, उसको पहले खुद जाके करना पड़ा, बाद में उसे कोई चीज मिली। ठीक है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि एसआर रिलेशनशिप है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में आरएस रिलेशनशिप है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? लर्नर जो है वो पैसिव है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्नर एक्टिव है। ठीक है। ये आपने क्लियर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू रीइंफोर्समेंट। याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के लफ्ज का तल्लुक हमेशा जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी के साथ है। देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी बेस करती है लॉ ऑफ इफेक्ट पर। चूहे ने क्या किया? रिस्पॉन्स जनरेट किया, वो उसको स्टिमुलस के तौर पर खाना मिला, फूड मिला, जिससे उसको प्लीजिंग इफेक्ट हुआ और उस चीज ने उसको रीइंफोर्स किया कि वो दोबारा ये काम करे। ठीक है। वो खुद से फिर दोबारा करेगा, दोबारा खुद रीइंफोर्स होगा। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में वो खुद रीइंफोर्समेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कुत्ता तो जहां पे है ही क्या चीज? पैसिव। वो खुद रीइंफोर्स हो ही नहीं सकता, वो आके कोई स्टिमुलेट करेगा उसको। ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट का तल्लुक जो क्या है वो हमेशा किसके साथ होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ब खुद रीइंफोर्स होगा और फिर दोबारा खुद करेगा, और खुद दोबारा जब करेगा तो अगेन फिर उसको जो है फूड मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपने अच्छी तरह मेमोराइज करनी है। 140 है कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन। मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज गिवन बाय डेविड ऑस्पेल। ठीक है। ठीक है, आपने इतनी याद रखना है। डेविड ऑस्पेल का ये कॉन्सेप्ट जो इससे मुराद है कि हम अपनी पुरानी लर्निंग को एसोसिएट करके पढ़ते हैं। ठीक है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको अगर इन शॉर्ट बयान किया जाए कि हम अपने पुराने प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस को के साथ नया लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसको मैच करके फिर उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि हम पिछले लर्निंग को रिविजिट करते, थोड़ा सा उसको उसके साथ एसोसिएट करके आगे बढ़ते। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, अब जहाँ ऊपर भी है मीनिंगफुल लर्निंग, लेकिन असल चीज़ बाद में है। ऊपर है परसेप्शन, यहाँ पे है थ्रू डिस्कवरी लर्निंग। कंटेंट एंड डिस्कवरी, जब भी आपको मैंने कहा डिस्कवरी का लफ्ज़ है उसका ताल्लुक जो वो ब्रूनर के अप्रोच के साथ होता है। तो ठीक है, सो दैट इज़ ब्रूनर। द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज मैस्लो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है? ये साइकोलॉजी की मल्टीपल अप्रोचेस में से एक अप्रोच है। ठीक है। इसमें यह है कि जो क्या नाम है,
इससे पहले बिहेवियरिज्म की अप्रोच एग्जिस्ट कर रही थी, इससे पहले जो है वो इन्वायरमेंटल और कॉग्निटिव अप्रोचेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी बहुत सारी, ठीक है, जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या था कि डिफरेंट कोवर्ट एंड ओवर्ट अप्रोचेज एग्जिस्ट कर रही थी। ये कभी इंशाल्लाह ताला बाद में कभी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा मैं इन पे। तो ह्यूमनिस्टिक कहती है कि भाई ना तो हम इन्वायरमेंटल फैक्टर से मोटिवेट होते हैं, ना हम अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ या हमारे कोई कॉन्शियस हमें मोटिवेट करता है कुछ करने को, बल्कि इंसान जो है वो इन दोनों कुव्वतों से आज़ाद है। वो खुद अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, वो फ्री है, वो ना तो अपने इन्वायरमेंट का पाबंद है, ना अपनी कोई फिक्र का पाबंद है, वो अपनी नीड का पाबंद है और उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो आज़ाद है, उसके पास फ्री विल है, वो पाबंद नहीं है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो फ्रीडम पे बात करती है, वो पाबंद नहीं करती कि हम या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर या अपने मेंटल फैक्टर्स के पाबंद हैं, बल्कि हम नीड्स के पाबंद हैं और उनको कैसे तजुन करना है, कैसे फुलफिल करना है, उसमें हम आज़ाद हैं। इसी वजह से मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड दी थी कि हम नीड्स के अकॉर्डिंग जब मूव करते हैं, तो ये इसका तल्लुक जो है वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड के साथ है, ठीक है। और हायरार्की ऑफ नीड जो है वो भी एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज, अब देखें, गुड है, क्रिएटिव है और कैपेबल है। वो कहते हैं इंसान में खुद इतनी सलाहियत है वो खुद करे, बजाय कि कोई इन्वायरमेंटल या मेंटल फैक्टर्स आके हमें मोटिवेट करें। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान खुद गुड है, क्रिएटिव है और कैपेबल है, वो अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको फुलफिल करना भी उसके इख्तियार में है। वो उसी हिसाब से अपने आप को जो है उस स्ट्रगल पे डालता है। द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को कॉल रॉजर ने पेश किया था, ठीक है। कॉल रॉजर एक काउंसलर थे, तो उन्होंने जो है वो एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पेश की थी, यानी कि जो ट्रीटमेंट देने का स्टाइल है, जो अपने पेशेंट्स को साइकोलॉजी में ट्रीटमेंट देने का स्टाइल है, उसमें ये जो थ्योरी थी क्लाइंट सेंटर, यानी कि एक मल्टीपल अप्रोचेस थी, ठीक है। तो इसमें क्लाइंट सेंटर थ्योरी में ये था कि क्लाइंट को, ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है, ठीक है। क्लाइंट के साथ एक एम्पैथिक रिलेशनशिप कायम करके उसको सुना जाए, उसको परखा जाए और उसका फिर हल निकाला जाए, उसको मुशावरत ली जाए, उसको उस प्रोसेस का हिस्सा बनाया। जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को फेस कर रहा है, क्लाइंट को भी उस प्रोसेस में शामिल किया जाए, ठीक है। उसको सुना जाए, उसको परखा जाए। तो दैट वाज क्लाइंट सेंटर थ्योरी, ठीक है। इसको कॉल रॉजर ने पेश किया था और इसका जो मरकज़ होता है वो क्लाइंट होता है। हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स? एलपोर्ट, गॉर्डन एलपोर्ट। गॉर्डन एलपोर्ट, ये पूरा नाम जो है वो गॉर्डन एलपोर्ट है। उसने पर्सनैलिटी की ट्रेट्स की बुनियाद पर थ्योरी पेश की थी, ठीक है। डिफरेंट ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया था कि ये बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो इंसान की शख्सियत को जो है वो मुतय्यन करते हैं, ठीक है। तो गॉर्डन ट्रेट्स की बहुत मशहूर थ्योरी है जिसको गॉर्डन एलपोर्ट ने पेश किया था। तो कभी कभी एलपोर्ट भी आ सकता है, कभी गॉर्डन भी आ सकता है, कभी कभी गॉर्डन एलपोर्ट पूरा भी आ सकता है। तो ये आपने इसको गौर करना है। द IQ ऑफ एन एवरेज चाइल्ड 90 से 110 तक होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और जो मेंटली रिटार्डेड होता है उसका बिलो 90 होता है, ठीक है। एवरेज का 90 से 110 और मेंटली रिटार्डेड का जो है वो बिलो 90 होता है। विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट? साफ ज़रा हर किस्म की, फिजिकल भी, मेंटल भी, मॉरल, सब की जो है वो सब इम्पॉर्टेंट है। हु सेज मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल? अब ये ज़रा स्टेटमेंट पर मैं ज़रा आधा मिनट लगाऊंगा। सिगमंड फ्राइड, JB वाटसन, फलां फलां और विलियम विंटर, विलियम जेम्स। एक्चुअली व्हाट इज़ द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस स्टेटमेंट इज, देखिए, जब साइकोलॉजी की डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई तो इसकी सबसे बड़ी पहली इब्तिदा जो थी वो स्ट्रक्चरलिज्म के साथ हुई थी, ठीक है। और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो वो फंक्शनलिज्म आए थे। और जब विलियम वुंड ने अपना लैब एक्सपेरिमेंट किया था लिप्सिंग में, और उसके बाद जो है उन्होंने एक इंट्रोस्पेक्शन की अप्रोच मुतारिफ कराई थी। तो जब चाहे तो क्या नाम है, स्ट्रक्चरलिस्ट थे कौन? विलियम वुंड एंड विलियम जेम्स। विलियम वुंड स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ठीक है, और टिचनर इसके साथ काम कर रहे थे। या चाहे फंक्शनलिस्ट थे, अगरचे फंक्शनलिस्ट जो थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट के खिलाफ थे। इस पर मेरे दोनों लेक्चर्स हैं, इसको भी आप काइंडली ज़रूर सुनेगा। फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म पर मेरा लेक्चर है, आप इसको लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। तो चाहे तो विलियम वुंड थे, ये मेरी बात याद रखें, चाहे विलियम जेम्स, या विलियम वुंड का तल्लुक स्ट्रक्चरलिज्म के साथ, लेकिन विलियम जेम्स का तल्लुक फंक्शनलिज्म के साथ। इन दोनों के अप्रोचेज डिफरेंट है माइंड की अप्रोच के हवाले से, लेकिन ये दोनों चाहे स्ट्रक्चरलिज्म थे चाहे फंक्शनलिज्म थे, ये दोनों इस बात पर एग्री थे कि इंसान का जो माइंड है दैट इज द कॉन्शियस थिंग।
दोनों स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिज्म में एक बात कॉमन थी कि वो इंसान के माइंड के कॉन्शियस एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे। मैन इज अ कॉन्शियस एनिमल। क्यों? क्योंकि इसके बाद, इन दोनों थ्योरीज के बाद, सिगमंड फ्रॉइड वाज द फर्स्ट वन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस दैट वाज टोटली इन अदर एस्पेक्ट ऑफ द माइंड। सो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के लेवल तक जो बात हो रही थी पहले, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड का तस्वर था, ठीक है। इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड और देन ईगो एंड सुपर ईगो एंड देन द फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह आएंगी तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज विलियम वुंट और विलियम जेम्स। अगरचे दोनों स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट थे, अलग अलग था, लेकिन एक बात पर मुत्तफिक थे कि वो कॉन्शियस माइंड की बात करते थे दोनों, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर, ये आपने याद करना है। और उसके बाद है जी IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, स्टर्न फार्मूला ऑफ IQ, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने याद रखना है फार्मूला स्टर्न ने दिया था। बहुत भूलने वाले सवालों में से एक सवाल है कि कंसेप्ट किसने दिया था, फार्मूला किसने दिया था। इसको बिल्कुल आपने याद रखना है, फार्मूला जो है वो स्टर्न ने दिया था। द फार्मूला टू डिटरमिन IQ वाज गिवन बाय स्टर्न, स्टर्न ने फार्मूला दिया था। गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड 1905 में। 1905 में गाइडेंस जो है वो प्रॉपर शुरू हुई और इंग्लैंड में शुरू हुई। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस? फ्रैंक पार्सन को कहा जाता है फादर ऑफ गाइडेंस। उसके बाद फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी 1905 में ही डेवलप हुआ था, ठीक है, और इसको बीने ने डेवलप किया था, ठीक है, बीने। द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो बीने। अब देखिए, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बीने ने, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी किसे कहा जाता है? बीने को कहा जाता है। पहला डेवलप उन्होंने किया था, ठीक है, लेकिन फार्मूला स्टर्न, ठीक है। टेस्ट जो है वो बीने ने दिया। गाइडेंस इज हेल्पफुल इन ऑल द थिंग्स, चॉइसेस में, एडजस्टमेंट में, प्रॉब्लम्स में, सब में। फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर। काउंसलिंग, काउंसलिंग एक बहुत ही पर्सनल फेल है। गाइडेंस एक ओवरऑल फेल है जिसमें आप किसी हॉल में खड़े होकर पूरे वो हज़ारों सैकड़ों लोगों से खिताब कर सकते हैं। आप डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे आके आप अपने लेक्चर्स दे सकते हैं, फोरम से बात कर सकते हैं। गाइडेंस एक ओवरऑल एक ओपन प्रोसेस है, लेकिन काउंसलिंग जो है दैट इज़ फेस टू फेस, दैट इज़ अ प्राइवेट थिंग। उसमें एक आपको काउंसलिंग के लिए एक बहुत बड़ा एक एतमाद चाहिए होता है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है, और अपनी मामलात को बड़े क्या कहते हैं, राजदारी के साथ शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो फेस टू फेस होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। द IQ ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड आपको पता है 140 अबव होता है, या अबव 140 या इससे अबव। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, कॉग्निशन का तल्लुक भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रोसेस करना, इसको कॉग्निशन कहते हैं। लॉज ऑफ लर्निंग वर फाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। यहाँ पे इसको करेक्ट करना है, यहाँ पे पेवलव गलत लिखा हुआ है। थॉर्नडाइक ने जो कि प्राइमरी लॉज है जिनमें लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाता है, ठीक है, और बाकी सेकेंडरी लॉज में लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक आएगा, 169 का जवाब ए जूस ठीक होगी। और फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट अगेन बीने, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बीने। पहला टेस्ट किसने बनाया? बीने ने, लेकिन जो फार्मूला था वो किसने दिया? स्टर्न ने दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने याद रखनी है और अच्छी तरह आपने लिस्टिंग करनी है। कीप फॉलोइंग द पर्सोना सीरीज। बकर एजुकेशन एकेडमी के साथ टच रहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।